हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम आ गए इंडियन अमेरिकन के साथ। बनिया भाई साहब तो वापस आ ही गए हैं। आज हमारे इंडियन अमेरिकन भाई साहब पहले हमें बताएंगे उनके मोदी 3.2 के बारे में क्या राय है। हमारा ऑब्वियसली इलेक्शन प्रेडिक्शंस काफी गलत चले गए हैं, तो अब हमारा लाइक होगा ना वो ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ कि अब क्या आप बताना चाहेंगे। सेकंड चीज हम इस बारे में बात करेंगे कि ट्रम्प भाई साहब का क्या हो रहा है। बहुत टाइम से बोल रहे हैं ट्रम्प पे वीडियो बनाएंगे, और आज बना रहे ट्रम्प पे वीडियो। अभी एक हफ्ते बाद में शायद उनका वो डिबेट है, दोनों ट्रम्प और बाइडन का। सो उसके पहले हम एक बना देंगे वीडियो, और फिर थोड़ा आगे जाके लाइक अक्टूबर साइड टाइम में बनाएंगे प्री इलेक्शन में कि हमारे हिसाब से कहाँ जा रहे हैं। सो इंडियन अमेरिकन भाई साहब बताइए थोड़ा मोदी 3.0 के बारे में आपका क्या राय है। मोदी जी मेलोनी जी से भी मिलके आ गए, हैशटैग मेलोजी। यस। सो मोदी जी मेलोनी जी से मिलने आ गए हैं। उससे पहले वो वहाँ जाएंगे कि नहीं, उस बात के लिए भी कंफ्यूजन था, क्योंकि पहली बार इतने सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी के पास ऐसा मैंडेट आया है कि जहाँ उन्हें मिली जुली सरकार चलानी पड़ेगी। और सारे के सारे एग्जिट पोल्स थे, वो गलत साबित हुए, इंक्लूडिंग हमारा भी जो प्रेडिक्शन था वो गलत साबित हुआ। हमने एग्जिट पोल तो नहीं किया था, पर वो गलत साबित हुआ। और उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जो अंडर करंट था और जो वोटर्स थे, वो क्या बोल रहे थे वो शायद एग्जिट पोल वाले समझ नहीं पाए। वो चाहते थे कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं। विकास के लिए वोट करना मतलब जो पोलस्टर्स थे, जो एग्जिट पोल वाले थे, उन्होंने सोचा कि वो प्रो गवर्नमेंट वोट करना चाहता है। पर उनका मानना था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो वहाँ पे पता चलता कि नहीं, विकास नहीं हो रहा है, हम इसलिए वोट बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये शायद कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ जहाँ पे मैंने वोटर्स के देखे, वहाँ पे ये बात वो बता रहे थे। सो एनीवेज़, मोदी 3.0 वापस आ गए हैं, मिली-जुली सरकार चला रहा है। और 24 जून से पार्लियामेंट्री सेशन भी शुरू होगा। वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि स्पीकर कौन रहेगा, क्योंकि सारी की सारी जो मिनिस्ट्री है वो नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से ली है जिस तरीके से उन्होंने मोदी 2.0 में ली थी। एक तो मिनिस्ट्री उन्होंने जो उनके अलायंस है, जैसे कि जेडीयू और टीडीपी, उनको दे दी है। पर कहने का मतलब है कि स्पीकर का पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो डिसाइड करते हैं कि जो डिफेक्शन जो होता है, अगर कोई पार्टी कहीं से टूट जाए तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई इनको एमपी रहना है कि नहीं रहना है। एमपी का रेजिग्नेशन वो डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि स्पीकर है वो किसको बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। अभी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है नरेंद्र मोदी 3.0 में, क्योंकि पहले तो वो अपने हिसाब से सरकार चलाते थे, अब थोड़ा उनको मिली-जुली सरकार चलानी पड़ रही है। पर मेन पॉइंट मुझे ये लगता है कि मोदी 3.0 में उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को खुली छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से चलाइए, आपको जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत है वो हम करेंगे। तो आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार, इन दोनों को शायद मॉनिटरी तरीके से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है ये गवर्नमेंट में। और इन शॉर्ट, मोदी 3.0 पहले की जैसे चलेंगे, बट थोड़ा सा उनको संभल के चलना पड़ेगा। इट्स लाइक एन फैक्टर। इसमें एन फैक्टर है, नरेंद्र मोदी, एन चंद्रबाबू, एन नीतीश कुमार। एंड इट्स नॉट अ केक वॉक, नॉट अ केक वॉक। ये एक केक वॉक नहीं है जैसे मोदी 1.0 और मोदी 2.0 था। तो इट्स एन फैक्टर। देखते हैं क्या होता है एन फैक्टर में। मेरे हिसाब से जो स्पीकर है वो शायद उड़ीसा से हो सकता है, और उसका मेरा रीजन ये रहेगा कि देखिए उड़ीसा हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर देम, लाइक बीजेपी के लिए। सो आई थिंक उड़ीसा को अगर स्पीकर दे देते हैं, या तो उड़ीसा या ओम बिरला को वापस दूसरा टर्म दे सकते हैं। ओम बिरला शायद मेरे हिसाब से नहीं देंगे, शायद दूसरा टर्म शायद। आई डोंट नो ओम बिरला क्या हुआ है, क्या आपको पता है ओम बिरला क्या वो जीते अपना सीट? आई एम नॉट श्योर कि जीते। कोटा से वो एमपी है, वो जीते इस बार। तो सो वही ओम मेरे। बिरला को दो ऑप्शन है मेरे दिमाग में। ओम बिरला को शायद वो वापस ला सकते हैं। और जो हाँ, सेकंड ऑप्शन है, चंद्रबाबू जो नायडू है, हाँ, उनकी रिलेटिव है, वो बीजेपी से एमपी है। इट्स लाइक सिस्टर इन लॉ हाँ, यस चंद्रबाबू यस, नायडू। या तो और वो बीजेपी कविता से, समथिंग समथिंग इफ आई एम नॉट कविता रॉन्ग। तो वो टीडीएस वाली है, वो नहीं है। सॉरी सॉरी, हाँ। कोई और तो है गाइड। हाँ, जो चंद्रबाबू नायडू की जो रिलेटिव सिस्टर इन लॉ है शायद, तो वो बीजेपी से वो एमपी है। तो शायद वो एक पत्ता फुल सकता है। बट वी हैव टू सी कि क्या हो रहा है। और अभी एक इम्पोर्टेंट बात है कि बीजेपी अपनी समीक्षा करने में लग गई है कि यूपी में ऐसा क्या हुआ कि वो 63 सीट से डायरेक्टली 35 अराउंड सीट्स पे आ गए। तो ऐसा क्या हुआ, वो अपनी समीक्षा कर रहा है। और काफ़ी सारे इनपुट्स ये आए हैं वहाँ से यस, कि शी इज द वन। पूनम देशवरी हाँ, बीजेपी से पूनम है, टीडीपी, और विश्व। ये सिस्टर इन लॉ है। सॉरी, कंटिन्यू। तो बीजेपी अपनी समीक्षा करने में लग गई है कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ है। नेक्स्ट जो इलेक्शन जो असेंबली के आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में आ रहा है, और 2025 में जो इलेक्शन है वो बिहार से आ रहा है। सो ये देखने वाली बात होगी कि और 2027 में यूपी से आ रहा है।
क्या तो ये बात आपको ऐसा फील होता है, जैसे मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये इलेक्शन में बहुमत मिल जाता ना जैसे, तो ये लोग इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते जिस तरीके से अभी हो रहा है, लाइक कि हाँ मतलब हमारे पास हवा है और लाइक होता है ना वो, और मेरे सामने 2029 में पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है इनका, लाइक बीजेपी आज लोग क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट हो गए थे ये लोग, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ओवर कॉन्फिडेंट और ये सब। तो मेरे हिसाब से ये रियलिटी चेक इज अ गुड थिंग, इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मेरे हिसाब से। ये कोई श्राप नहीं है मेरे हिसाब से जो मिला है, मेरे हिसाब से और अच्छा ही चीज है। यही रीज़न रहा कि बीजेपी इस बार परफॉर्म नहीं कर पाई कि जो 2019 में था, तो 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट बीजेपी हार गई थी। हाँ तो जो उनके पास 6 महीने थे, वो इनकी हाँ इंट्रोस्पेक्शन के थे कि हमें क्यों हार गए, और वहाँ से उनके कार्यकर्ता जग गए कि भाई हार गए, हमें 2019 हारना नहीं है। पर हाँ। इस बार क्या हुआ है कि वो तीनों राज्य जीत गए, हम्म, प्लस हवा ऐसी बनी थी कि भाई हम इतने कॉन्फिडेंस से 400 पार हो ही जाने वाला है, ये राम मंदिर बन गया है, 370 हट गई है, तो हम जीत ही जाने वाला है, ये उन पे और कॉन्फिडेंस आ गया था। उनके कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही थी। ये इंटरनल जो कुछ मेरे रिलेटिव्स है, वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है, तो उनके द्वारा भी हमें पता चला है कि भाई हमारी खुद की बात वो नहीं सुन रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम था तो हम किससे कहते, वही कुछ बात था। वही सो 2019 वाला जो इलेक्शन है मेरे हिसाब से उसको बेस नहीं ले सकते, क्योंकि आई थिंक वो पुलवामा और बालाकोट के बाद में ना वो पूरा गेम चेंज हो गया था एज अ होल। पर हाँ बेस लाइन में अगर आप बोलेंगे तो फर्क पड़ा था, लाइक वो जो 300 पार चले गए थे सीट्स में, आई थिंक वो शायद पुलवामा का भी और बालाकोट का इफेक्ट हुआ होगा। प्लस बट हाँ प्लस इस बार एक और बात आएगी कि बीजेपी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और जो इस बार के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जैसे कि हमें आरएसएस की हाँ जरूरत नहीं है पहले। सो और फिर उसके बाद आरएसएस जो संघ प्रमुख है उनके मोहन भागवत, उनका भी एक बयान आया कि भाई एरोगेंस जो आ गया था कार्यकर्ता को, ये सब। तो इन शॉर्ट अब देखते हैं कि उन लोगों की एक शायद केरल में कहीं पे उनकी बैठक भी होने वाली है, हाँ मतलब आरएसएस बीजेपी की, जो उनको कहते हैं कि एक चिंतन शिविर टाइप कुछ कहते हैं फेयर वो। इनफ, फेयर इनफ, लाइक आई थिंक उनको करना भी चाहिए थोड़ा सा। आई डोंट थिंक इतना दिल से लेने का कुछ है इसमें, देयर पावर फिर भी है। बट अभी अगर जाग जाएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, वरना अगली बार और ज्यादा दिक्कत होगा ये आने वाले स्टेट इलेक्शन में। अब आ जाते हैं हम ट्रम्प बाबू के ऊपर। ट्रम्प बाबू क्या कर रहे हैं भैया जी, बताइए हमें। अबे और ट्रम्प अब बाबू बाइडेन क्या नेक टू नेक चल रहे हैं, क्या हो रहा है बताइए जल्दी से। करेक्ट, अभी जो है वो एकदम नेक टू नेक चल रहा है। इकोनॉमिस्ट डॉट कॉम जो है, एक इकोनॉमिस्ट, उनके पोल के अनुसार जो ऑन एन एवरेज है, वो दोनों को 44 मिल रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि अब बाइडन साहब हैं, वो काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, और अमेरिकन खुद देख रहे हैं कि भाई बाइडन कितने वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि G7 में कुछ देखने को मिला कि वो कहीं पे, उनकी नज़र कहीं पे निगाह है, वॉटेवर, क्योंकि उनका उम्र का प्रॉब्लम है। प्लस हंटर बाइडन का भी केस ओपन हो रहा है, ये सब आते अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच 44 चल रहा है। 27 जून को उनकी पहली डिबेट होने वाली है। वो देखने को इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई ट्रंप क्या करते हैं इस डिबेट में। ठीक है। अगर अभी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए भाई साहब, लाइक बीच में बाइडन काफी नीचे चले गए थे, वापस से करेक्ट, बाइडन फोर्टी। एक्चुअली थोड़ा ऊपर आए हैं, लाइक मैं नोटिस कर रहा था इस बात को। तो ये देखने वाली, और ट्रंप अपने पत्ते खेल रहे हैं इंडियन अमेरिकन के ही हैं। अभी यस वो मैं वीडियो हम चलाएंगे। चलाइए वीडियो को, अभी जी जी। तो दिन कल की ही बात है शायद। Point, I think, Mr. President, is we need high-skilled workers in this country. Yes. We need to recruit the best and brightest from the world. Every I time we agree. get somebody super intelligent from India or Europe, any country, Three that's of us one are less- immigrants, sir. Yeah, and 3 of the 4 here are immigrants, the ones without the ties. And we can get these great people into our country, and that's a loss for our adversaries and our competitors, and it's a gain for us. But I've never heard you talk about this. Can you please promise us you will give us more ability to import the best and brightest around the world to America? I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. And a bigger example is you need a pool of people to work for your companies. You have great companies, and they have to be smart people. इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब यहाँ पे लाइक होता ना कि कभी ट्रम्प इज नॉट नोन फॉर ये सब इमिग्रेशन पॉजिटिव और लाइक होता ना ये सब के लिए। और क्या आपको लग रहा है कि इंडियन वोटर को लूअर करने का तरीका है कि हम आपके परिवारजनों को दे देंगे ग्रीन कार्ड, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो हम जैसे हो, आप ही तो हो हमारे भाई बंधु।
हमें गँवार लोग नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट लोग चाहिए, इसलिए हम कॉलेज के बाद ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा इलेक्शन वाला नेतागिरी नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे कि हमें वोट दे यहाँ दो पे बस? इलेक्शन वाला नेतागिरी भी हो रहा है और जो इंडियन वोटर्स है जो वहाँ पे वो स्विंग वोटर्स माने जाते हैं, क्योंकि काफ़ी और मतलब ये एक पॉइंट ये भी है कि उन लोगों ने अभी तक डेमोक्रेट को ज़्यादा वोट दिया है कंपेयर टू रिपब्लिकन, और उसका रीज़न यही रहा है कि जो इमिग्रेशन वाला इशू है, क्योंकि रिपब्लिकन एकदम राइट विंग पार्टी मानी जाती है और वो नेशनलिज्म और अमेरिका फर्स्ट और ये सब। तो एक जो शंका आती है जो इंडियन वोटर्स में, इंडियन अमेरिकन वोटर्स में, वो यही आती है कि भाई हमें शायद इस रिजिम में सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले, हमारी रेसिज्म बढ़ जाए और वो सब। बट ये बयान देके ट्रंप ने एक पत्ता खेला है जिसमें वो चाहते हैं कि भाई ये जो वोटर्स है वो हमें वोट करें। और सेकंड, आप ये मत भूलिए कि विवेक रामास्वामी जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका बहुत ही बड़ा चांस है कि वो वाइस वीपी बन प्रेसिडेंट सकते बने, हैं। ठीक है। और वो भी देखना, क्योंकि कमला हैरिस का जो वाइस प्रेसिडेंट का फेस, मतलब वो कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उससे काफ़ी इंडियन अमेरिकन्स ने डेमोक्रेट के क्योंकि पक्ष में वी आर वोट स्टिल अ कम्युनिटी जो ढूँढता है अपने आप को लोगों के अंदर में, किया। लाइक होता है ना, हम चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन हमें मिले। और इलेक्शंस बचपन से हमारे पॉलिटिक्स हमारे दिल दिमाग में घर करा, तो हम लॉजिकली सोचते हैं इस बारे में कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना हमें चाहिए, मिल क्या हमारा रहा है? फायदा किसमें है, हमारा हाँ, हमें बेनिफिट मिल क्या है, क्या हमें मिल क्या रहा है? ये इंडियन इलेक्शन में नहीं, ये यूएस के इलेक्शन में भी हम यही क्वेश्चन मार्क अपने आप को करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हुँ। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या होता है। 27 जून बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब डिबेट होगी और देखते हैं कि बाइडेन जी कैसा परफॉर्म करते हैं हमारे बुढ़ाओ, कि वो बूढ़े हो अमेरिकन भाई साहब एक और चीज़ है, लाइक होता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ये जो ट्रम्प के साथ इतना जो केस फेंक दिया गया है ट्रम्प के ऊपर में ना, आई थिंक ये ना बैकफायर कर रहा है। सिंपैथी वेव जाग गया है ट्रम्प के अगेंस्ट में कि वो भी हमारे जैसा आम आदमी है, उस पे इतने सारे केसेस ठोक दिए गए हैं। अभी ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कन्विक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी ये फ़र्क पड़ रहा है कि क्या वो लाइक वो लड़ रहा है हर केस को, और हर केस को जी-जान से लड़ रहा है। तो ना वो एक मानसिकता बन रहा है कि फाइटर है यार लड़का। फॉर सम वियर्ड रीजन, लाइक अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, लाइक अभी क्या बोल रहे थे, हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा एक अमेरिकन के बारे में, काफी टाइम था मेरे पास, मैं पढ़ रहा था कि उस अमेरिकन औरत ने बोला, वो किताब लिखते हैं, नाम लिंक में दे दूंगा नीचे। उसने बोला अमेरिका इज इन अ वाइब सेशन। वाइब सेशन का उसका मतलब ये है सब कुछ ठीक है पर ना दिल से अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है या होता ना नौकरी नहीं है या पैसे कम कमा रहे हो तुम, लाइक एवरेज मीडियन इनकम एक्चुअली बढ़ ही रहा है वहाँ पे, मिनिमम वेज एक्चुअली बढ़ा है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कोई इतना मेजर प्रॉब्लम्स है, एज अ मैटर ऑफ इनइक्वालिटी कम हो रहा है यूएस के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे वेल्थ जनरेशन ज्यादा हो रहा है। पर मेरा पॉइंट क्या है कि सबके मन में ये हो गया है कि अब आई डोंट नो वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है क्या चीज से इन्फ्लुएंस है कि कुछ अच्छा नहीं है, सब खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उनको, चाहे कितना भी अच्छा हो जाए उनको अच्छा लग ही नहीं रहा है। भाई साहब इस वाइब वाली चीज को आप कैसे समझा सकते हैं? और कोई इंडियन एग्जांपल है आपके पास ये इसको करने का कि वाइब नहीं मैच हो रहा है, लाइक होता ना कि लोग कह रहे हैं कि उनको सब कुछ ठीक है, उनका घर चल रहा है, वो वेकेशन पे जा रहे हैं, वो लोग सब कर रहे हैं, पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कि उनको लग रहा है बहुत महंगाई बढ़ गया है एकदम से। जब ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं तो उनका बिल देख रहे हैं वहाँ पे, तो उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, जबकि अगर आप नेट नेट बेसिस में देखें तो इतना महंगाई नहीं बढ़ा है, लाइक अगर आप बाकी चीजों को देखें। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ इंडियन पॉलिटिक्स में भी, इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी तुम सोच सकते हो कि जो इन्फ्लेशन था, जो डबल डिजिट में था ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। आप देखेंगे अगर चार्ट तो समझ आएगा कि अराउंड 10-12% तक इन्फ्लेशन गया है यूपीए गवर्नमेंट में, और जो ये रिजीम है उसमें अराउंड 5-6%, 6%, 7% तक रहा है, ठीक है। मतलब सिंगल डिजिट में इंचर रहा है। फिर भी लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि भाई महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, आपकी इनकम भी साथ में बढ़ती है। पर आपको लगता है कि जब आप, तो ये सारी चीज़ें एक वो कंटिन्यूअस है, मतलब वो हर हर इलेक्शन में, हर साल में, हर हर डिकेड में आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये रहा एज हाँ, इन्फ्लेशन 10%। हाँ, तो 2013 में 10% था, ठीक है। उसके नीचे अगर जाया जाए 2012 में शायद, और डेटा नहीं है हमारे पास, ढूंढ देते हैं कुछ और। ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि और अभी अभी इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन पर सिंगल डिजिट पे, पर ये एक भावना की बात है, क्योंकि ये दिमाग साइकोलॉजिकल खेल होता है कि जहाँ पे आपको लगने लगता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यही सेम चीज़ अमेरिका में भी अप्लाई हो रही है कि भाई लोगों को, क्योंकि हमारे जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम कम कमाते हैं तो हम एक नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं, बट जब हम अच्छा कमाने लगते हैं तो हम एक अच्छा क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ तो लेवल ऑयल अप। ही कर रहे हैं, हम यूज़ तो ऑयल ही कर रहे हैं, पर उसका रेट तो बढ़ गया है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ़स्टाइल बढ़ने से, हाँ, बता दे रही यार। हाँ, हमारी लाइफ़स्टाइल बढ़ने से भी हमारी इन्फ्लेशन पे हमें फ़र्क पड़ता है, और कहने का मतलब है कि यही शायद दिमाग में अमेरिका में रहा होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका के दिमाग में क्या है, क्या हो रहा है। पहली बार शायद मुझे लगता है कि बाइडेन एक वीक प्रेसिडेंट के तौर पे अमेरिकन उसे देख रहा है।
और जैसे ट्रम्प था वो चाइना को मुँह पे बोल देता था, और जो बाइडेन है वो चाइना को मुँह पे नहीं बोल पा रहा है। वो इसलिए अब जो टाइम आ गया है जहाँ जहाँ पे वो नैन्सी पेलोसी को यहाँ पे भेजते हैं कि भाई तुम तिब्बत का मुद्दा उठाओ, तुम वो करो, तुम ताइवान के बारे में सोचो, क्योंकि अब जो क्रूशियल टाइम है वहाँ पे नेशनलिज्म, ट्रम्प उसको नेशनलिज्म पर फोकस करेगा और बाइडेन है उसको टेक ओवर करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सो अब वो स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा अपने आप को थोड़ा सा। कम दिखाना होगा। करेक्ट। और जो मेरे हिसाब से जो नैन्सी पेलोसी को भेजने का रीजन था वो यही था कि थोड़ा सा ऐसे दिखाएं कि डेमोक्रेट्स भी वीक नहीं है चाइना पॉलिसी को लेके, वो लोग भी स्ट्रांग है, वो लोग भी सोच रहे हैं उस बारे में एक्टिवली, क्योंकि क्या है कि हमेशा डेमोक्रेट्स को लीनियंट देखा गया है चाइना पॉलिसी के ऊपर, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाइडन और ट्रम्प में बाइडन हैज बीन मोर लेजिस्लेटिव। बेसिकली जो ट्रम्प बोलता था सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर में, बाइडन एक्चुअली उसको लेजिस्लेशन में ला के लॉ बना रहा है, और लाइक होता है ना हर चीज में टैरिफ्स ऐड कर रहा है। जैसे अगर आपको एक चीज पता हो अमेरिकन भाई साहब, अभी जो वो ईवी के ऊपर में ओवर सप्लाई के हाँ। ऊपर में लाइक जो ईयू का रेगुलेशन आया है, ईयू फिर भी डब्ल्यूटीओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अब टैरिफ लगा रहा है, विच इज मैक्सिमम 38% का टैरिफ लगाया उन्होंने एमजी के ऊपर में, और बीवाईडी के ऊपर में तो सिर्फ 12 या 15% का टैरिफ है, क्योंकि वो लोग वहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अमेरिका को देखोगे, अमेरिका में तो 100% टैरिफ लगा दिया एकदम से, तो वो लोग चिंता भी नहीं कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ और ये सब का, उनको पता है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो सीधा ही उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो काफी मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम भी स्ट्रांग है और हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। पर आपको क्या लगता नहीं इसका एक बैकलैश आएगा टेस्ला के ऊपर और जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि ये जितना भी बाकी से लोग सब करे जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में भी काफी बड़ा कार मार्केट सेगमेंट है जो चाइना को केटर करता है, तो ये रिवर्स टैरिफ का एक टैरिफ वॉर्स नहीं स्टार्ट करते मेरे हिसाब से। टैरिफ वॉर पहले भी मतलब जब ट्रम्प की रेजिम थी तब भी शुरू हुई थी, वो इंडिया अमेरिका के बीच में हो या फिर इंडिया अमेरिका चाइना के बीच में हो, ये हुई थी, और उसका रिवर्स इफेक्ट आता ही है। पर एक बात जो सोचने वाली है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, सपोज एआई, ठीक है, एआई में जो जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बज़वर्ड बन रहा है और बहुत सारा कुछ हो रहा है, लोग एआई के बारे में पूछ, और जो चैट जीपीटी जैसी जो ऐप है और वो सब है, चैट जीपीटी जैसा टूल है, वो चाइना में नहीं है, ये देखने वाली बात आती है। तो अब जो जी ये जो मैं इस बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो शिफ्ट आ रहा है, क्या चाइना उसमें पीछे रह सकता है, और क्या इस शिफ्ट से हम चाइना को टैकल कर सकते हैं सारे देश मिलके? तो ये सोचने वाली बात, क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बेस तो अपना मजबूत कर लिया है, पर चाइना जब ये जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, तब चाइना के पास अभी लोग सारे जग गए कि चाइना किस तरीके का जायंट है, ठीक है, तो क्या उसको रोकने के लिए ये टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का है? क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले एनएसए जो थे यूएसए के, वो इंडिया में थे, और एक जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, जो आईसीईटी की मीटिंग हुई, जो आईसीईटी मीटिंग बेसिकली इनिशिएटिव रिगार्डिंग द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको आईसीईटी कहा जाता है, इमर्जिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसका अमेरिका यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट है, तो उसके बारे में मीटिंग हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें, क्योंकि अभी भी यूएसए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आगे है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी, और इंडिया को अगर वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हम चाइना को टैकल कर सकते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसने क्रिएट कर लिया बेस अपना, बट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में क्या होगा, दैट इज द पॉइंट। और अब ये एक हमारे इम्पोर्टेंट पास चीज़, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हमारे भाई साहब ने बताया हमें, अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे चीज़ देखा था, पैराडाइम बोल के एक कंपनी है। सो इनका क्या है, इनका मेजर क्लाइंट बेस फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। सो बेसिकली क्या करते हैं, ये एआई बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं और सारे टाइप कंपनीज को देते हैं। ऑब्वियसली चाइना, टोटली चाइना बेस्ड कंपनी है ये, पर इसका क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप सैस मॉडल है इसका। तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और आपको और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है ताकि अपना वैल्यू चेन और आपका जो सप्लाई चेन उसको बेटर कर सके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि बहुत सारा इनके वो है, तो इनसे जब इनके मालिक से जब पूछा गया, लाइक मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप भी देख सकते हैं कि इनके मालिक से जब पूछा गया आपके हिसाब से आने वाला टाइम में आपका सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, ठीक है, तो उनका ये कहना था मेरा आने वाला टाइम में सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि मेरा अमेरिकन क्लाइंट का क्या होगा। क्योंकि देखिए अब क्या है ना, अब हम उस युग में धीरे धीरे जा रहे हैं जहां पे अब लॉजिकल सेंस प्रिवेल नहीं करेगा, अब नेशनल सिक्योरिटी आ गया है। और नेशनल सिक्योरिटी जैसे हमारे भाई साहब बता पाएंगे बाद में कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा जब आ जाता है ना, तो कोई भी देश सिर्फ पैसा नहीं देखता है। ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है, पर जब जब नेशनल सिक्योरिटी ऐसे शब्द को ऐसी नॉर्मली कैजुअली डाल दिया जाता है कॉन्वर्सेशन के अंदर में, उसका मतलब ये है कि वो सुनना नहीं चाह रहे हैं आप इकोनॉमिक प्रोपोजिशन को। कितना ही पैसा कमा रहे हो आप, कितना ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, या क्या पता आप उनका एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हो, पर उनको देखना ही नहीं उस चीज को। हम डिस्क्लेमर चला ही रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एआई के बारे में बताया था कि कैसे ब्लैक बॉक्स जो है एसआर ग्रुप कंपनी है, वो भी सेम चीज कर रही है, वो डेटा सेंटर्स बना रही है। पर इंडिया इज नॉट अ हॉस्टाइल कंट्री टू अमेरिका, तो इंडिया की कंपनी से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो अपने कंपनी को ज्यादा पुश करना चाहे और लाइक होता है ना, वो दबाना चाहे इंडियन लाइक शेयर होल्डर्स को। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ना अभी बहुत कुछ होने वाला है आने वाले 15 साल में मेरे हिसाब से। भाई साहब इसके बारे में क्या राय है, नेशनल सिक्योरिटी को ऐसे एकदम मजाक की तरह यूज कर लिया गया हर चीज का?
यही तो रीज़न है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही नेशनलिस्ट पार्टी जो यूएसए की है, वो ये कह रही है कि भाई अमेरिका जो इंडियन अमेरिकन उनको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे ताकि टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी ना जाए, हमारे पास ही रहे जो स्मार्ट पीपल है वो। इतनी सिंपल सी बात है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, यस ठीक है? कुछ भी पॉलिसीज़ में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए यही भाई काम साहब आप बोलिए। बोलिए, यही काम इंडिया भी करेगा आगे देखते हैं। वही मेरे हिसाब से इंडिया कर भी रहा है धीरे धीरे। वो गिफ्ट सिटी वाला आइडिया जो है उसका मतलब यही है कि वो जो रुपया बाहर चला जा रहा है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरा मैक्रो अंडरस्टैंडिंग है पूरी चीज का। पूरी दुनिया ने क्या किया, एक सिलिकॉन वैली बनाया। उस सिलिकॉन वैली ने बहुत सारा वैल्यू जनरेशन किया। आज स्टॉक मार्केट अमेरिका मतलब बिगेस्ट मार्केट। पर आज जब सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, ओमान, लाइक कतर, इंडिया, लाइक मलेशिया था, जब ये सब लाइक अंदर में सोच रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं भाई हम अपना सारा रुपया तो वहां भेज दे रहे हैं, सारा मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो सबसे अमीर लोग है वो वहां जाना चाहते हैं, तो मेरा इकोनॉमी में कौन रहेगा? तो मेरे को अपना भी तो इकोनॉमी बनाना है। देखिए क्या है, वो स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमने एक अमेरिका बना दिया। तो अब सबको पता है कि कैसा बनना है, किसके जैसा बनना है, या क्या बनाना है, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब क्या है, सऊदी अरेबिया अपना छोटू देश बनाना चाहता है अपना। जब मैं बोला अपना देश बनाना चाहता है, मतलब वो अपना खुद का मार्केट बनाना चाहता है। अरामको को लिस्ट करने का मतलब ही यही था ताकि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को ला सके। दुबई अपना खुद का लाइक बना रहा है, यूएई अपना, इंडिया अपना बनाना चाहता है खुद का, जहाँ भी अपना इकोसिस्टम बने, वियतनाम बना रहा है, फिलीपींस बना रहा है। फिलीपींस अपना अलग स्टोरी है। तो मेरा पॉइंट क्या, अब सब लोग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मेरा पॉइंट क्या है ना, अगर आप अमेरिका को एक बैंक की तरह देखें और अगर आप इस पूरे ट्रेंड को एक बैंक रन की तरह देखें, तो अगर आप देख रहे हैं हर एक देश अपना चीजों को वापस निकाल रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने 100 टन सोना यूके से मंगवा लिया। क्यों मंगवाया भाई? पड़ा था ना वहां पे, हमारा ही सोना है, पड़ा था वहां पे। पर यहाँ रखना ज्यादा सस्ता है, यहाँ रखना ज्यादा सेफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बाद में क्या हुआ है, आदमी मन चाहे जब वो जैसा हो रूल ऑफ लॉ को गोली मारते हुए बस कॉन्फिस्केट करना चाहते हैं वो हर चीज को। तो इट्स बेटर सेफर यहाँ पे पड़ा रहे जाके वहां पड़ा रहे। ये सब चीजें ना आप ध्यान रखिए मेरे हिसाब से, ये अर्ली साइंस है एक बैंक रन नहीं, एक कंट्री रन होने वाला है। बेसिकली क्या हो रहा है, सब लोग अपना डिपॉजिट निकालेंगे। एक बैंक तब तक ही सिक्योर है जब तक सबको लगता है वो बैंक सिक्योर है। सो एक देश तब तक ही स्टेबल है जब तक सबको लगता है वो स्टेबल है। जिस दिन सब विड्रॉ करने लग गए तो इतना स्टेबल नहीं रहेगा। अमेरिकन भाई साहब क्या राय है आपका? यही सेम बात, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन में जो रशिया के जो एसेट्स थे जो अलग जो डिफरेंट कंट्रीज में, और इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ को तोड़ के फोड़ के रशिया के जो एसेट्स थे जो उनको नहीं दिए, इसीलिए तो अब रशिया किसकी ओर कदम लगा रहा है, नॉर्थ कोरिया की ओर जा रहा है, ठीक है? और वहाँ पे वो डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। सोचो, रशिया अभी भी जियोपॉलिटिकली बहुत ही बड़ा प्लेयर है और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है। जब तक पुतिन सबसे बड़ा गजब का जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, उसको पता है कि Yes. कब कहाँ कौन सा दाव खेलना है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यही जो है, यही इनसिक्योरिटीज जो है कंट्रीज में आ रही है, इसलिए यूएस हमने यूके से मंगवा लिया कि भाई हम लॉन्ग रन में हमें कोई लफड़ा वफड़ा नहीं चाहिए, अभी हमें भी बहुत सारा काम करना है, वो भी काफी सारे। हाँ, अब तो पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि 3.0 में तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है 3.0 में जितना काम होगा वो अभी तक 1.0 और 2.0 में भी नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज कि अब सबको लग रहा है वीक है ना, तो वीक आदमी को ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाना पड़ता है ये बताने के लिए हम वीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा काम होगा, उल्टा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे तो ज्यादा ही होगा एटलीस्ट, क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन इतना लो हो गया ना एकदम अचानक से। तो आउट परफॉर्म करना बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं होगा। एक या दो बड़ा रिफॉर्म अगर ला दें ये सरकार, तो आई थिंक काफी बड़ा बात हो जाएगा अपने आप में। भाई साहब जाते जाते अब ये बताइए आपके हिसाब से अभी तो हवा किस तरफ है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प जब भी कट टू कट आ जाता है तो मेरा ये रहेगा कि अगर डिबेट के बारे में बात करें तो ट्रम्प बोलने में तेज थोड़ा ज्यादा है, लाइक होता है ना बतौलीबाजी थोड़ा ज्यादा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से डिबेट वाले पार्ट में ट्रम्प को एडवांटेज है, क्योंकि ट्रम्प आई थिंक बाइडेन को पकड़ के एकदम लाइक दबोच सकता है इस चीज में कि भाई तुमने किया क्या है, और बाइडेन क्या पता बता नहीं पाया उसको एक एक चीज की उसने किया क्या। बाइडेन का दिमाग ऐसे ब्लैंक हो जाता है जब भी वो डिबेट के लिए कुछ बोलने के लिए जाता है, वो बेचारा बड़ा 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 ऐसा हो जाता है। तो अमेरिकन वाले भी सोचते हैं कि भाई क्या हो गया है भाई अभी सही है लड़ने जा रहे हैं हम चाइना से, ऐसा लीडर से थोड़ी लड़ेंगे हम, इससे चलेगा थोड़ी। तो ट्रम्प तो वैसे मुझे लास्ट लगता है प्रेडिक्शन बता दीजिए फिर आज का खत्म करें। 44 जो अभी 44% दोनों मतलब सेम एवरेज पे है। तो मुझे कहने का मतलब यही है कि डिबेट होने के बाद हमें सही हवा पता चलेगी। और डिबेट में जैसे आपने बताया कि ट्रम्प बहुत ही तेज है, तो हवा उस तरफ जा रही है। कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक तो हवा ट्रम्प यस, की तरफ जा रही है। वो ऑब्वियसली एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कुछ बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अब क्या हो गया बाइडेन ने भी थोड़ा इजराइल को पकड़ लिया, क्योंकि उसके वोटर जो है वो थोड़ा चिंतित है इजराइल का सिचुएशन को लेके, सो आर्म्स और थोड़ा रोक के रखा है। बट आई थिंक बाइडेन ना बहुत ही लाइक प्रॉब्लमेटिक जगह पे खड़ा है, इस तरफ हुआ उस तरफ खाई, अब हमारा बाइडेन भाई कहाँ जाए। तो उसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।